नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को एयरपोर्ट पर आकर दी विदाई। फ्रांस यात्रा खत्म कर प्रधानमंत्री मोदी हुए अमेरिका के लिए रवाना। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में आपसी रिश्तों की मजबूती पर होगी बात। फ्रांस के दौरे में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का किया उद्घाटन। कहा, ये हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आपसी संबंध को देगा मजबूती। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का किया दौरा। उन्नीस के सिख विरोधी दंगे में 40 साल बाद इंसाफ। दिल्ली में सिख पिता और पुत्र की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ठहराया दोषी। 18 फरवरी को होगी सजा पर बहस। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के महास्नान का पर बना आस्था और भक्ति का कीर्तिमान। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने लगाई डुबकी। योगी सरकार ने किए व्यापक इंतजाम। महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर 4.31% पर पहुंची। दिसंबर में 5.22% था यह आंकड़ा। खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी से हुई गिरावट। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। फ्रांस दौरे के आखिरी दिन मार्से में एक बार फिर से भारत और फ्रांस की दोस्ती की मजबूत डोर दिखाई दी, जब मार्से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को विदाई देने के लिए मौजूद रहे। मार्से में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो ने संयुक्त रूप से नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया, तो साथ ही प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का भी दौरा किया। दक्षिण फ्रांस में स्थित मार्से में खुला भारत का नया वाणिज्य दूतावास दोनों देशों के आपसी संबंधों की नई मिसाल है। साझा हितों के लिए ये मित्रता, रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति के नए आयाम गढ़ रही है। बड़ी संख्या में भारतीयों ने दोनों देशों की दोस्ती को लेकर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ये वाणिज्य दूतावास एक अहम सेतु है। ये हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूती देगा। दोनों नेताओं ने मार्से स्थित मजारगस वॉर सिमेट्री का दौरा किया। वहां प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। स्मारक में 205 भारतीय सैनिकों की यादें मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के वीर सपूतों को याद किया। उन्होंने अपनी मीडिया पोस्ट में लिखा कि सभी बहादुर सैनिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया और अदम्य साहस के साथ लड़े। उन्होंने बेहतर और शांतिप्रिय विश्व के लिए अपने खून का कतरा बहा दिया। उनमें से कुछ नहीं लौटे, लेकिन उनकी वीरता को आने वाले समय में याद किया जाता रहेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि 1 लाख से अधिक भारतीयों ने साल 1914 में फ्रांस के लिए युद्ध किया, जिनमें से 10,000 सैनिक कभी अपने घरों को लौट ना सके। उनका बलिदान भारत फ्रांस को एक सूत्र में बांधता है। वहीं दोनों नेताओं ने बाद में कैडराचे स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी का दौरा किया। ITER में यह पहला मौका था जब किसी भी सरकार प्रमुख ने दौरा किया। यहां हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स में कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए ऊर्जा के उत्पादन की कोशिश हो रही है। ITER में 500 मेगावाट फ्यूजन पावर का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। भारत ITER सदस्य देशों में से एक है और बीते 2 दशक से इस क्षेत्र में सहयोग कर रहा है।
दोनों नेताओं ने भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को लेकर भी चर्चा की और भविष्य के रोड मैप को देखा। ये आर्थिक गलियारा भारत के G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता के दौरान लॉन्च किया गया था। फ्रांस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो गए। मार्से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ विदाई दी गई। फ्रांस के राष्ट्रपति ने मित्रता की अटूट मिसाल पेश की। वे एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ नजर आए। मार्से से जेसिका तनेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा पर भारत और फ्रांस दोस्ती की एक नई मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी एलिसी पैलेस में राष्ट्रपति मैक्रो द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में शामिल हुए। मैक्रो ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाकर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। अगले दिन एआई एक्शन समिट में भी दोनों नेताओं के बीच मित्रता की गर्मजोशी देखी गई। कूटनीति की दुनिया में दोस्तों का मिलना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच की केमिस्ट्री इस अपवाद से परे है। हाल ही में फ्रांस में हुई बैठक में फिर से आपसी विश्वास, रणनीतिक सहयोग और आधिकारिक संबंधों से अलग व्यक्तिगत सौहार्द पर आधारित इस साझेदारी की ताकत दिखी। जब पीएम मोदी अपनी छठी यात्रा के लिए फ्रांस की धरती पर उतरे, तो मैक्रो न केवल एक विश्व नेता के रूप में बल्कि एक मित्र के रूप में उनका स्वागत करने के लिए वहां मौजूद रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह-अध्यक्षता करते हुए दोनों नेताओं ने वैश्विक प्रगति में एआई की भूमिका के लिए अपने अपने विजन को साझा किया। नीतिगत चर्चाओं से परे उनके आपसी संबंध साफ तौर पर दिखाई दिए। अनौपचारिक बातचीत से लेकर हल्के फुल्के पलों तक दोनों के बीच दोस्ती पिछले कुछ सालों में और मजबूत ही हुई है। मार्से में उनके रिश्ते की गर्माहट को दुनिया भर में महसूस किया गया। उत्साह से भरे भारतीय प्रवासियों द्वारा स्वागत करने के दौरान दोनों नेताओं की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक स्तर पर बल्कि लोगों के बीच भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक रही। ये पहला मौका नहीं था जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच संबंधों में घनिष्ठता देखने को मिली। ऐसे कई अवसर आए हैं जो इनकी गहरी दोस्ती के गवाह बने हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलनों में मुलाकातों से लेकर 2023 के बेस्टिल दिवस तक उनकी साझेदारी विश्वास और साझा लक्ष्यों के एक मजबूत गठबंधन में बदल चुकी है। एक बात साफ है कि पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा सिर्फ कूटनीतिक नहीं है, यह एक ऐसी दोस्ती है जो वैश्विक सहयोग के भविष्य को आकार देती रहेगी। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जब वो पहुंचे और उसके बाद जब उन्होंने तमाम जो कार्यक्रम थे उसमें हिस्सा लिया, इसके अलावा एआई समिट में भी जब हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा पर थे, और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और उनकी पत्नी से भेंट की, साथ ही विशेष उपहार भी दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को डोकरा कलाकृति भेंट की। छत्तीसगढ़ की एक प्रतिष्ठित धातु ढलाई परंपरा डोकरा कला प्राचीन मोम तकनीक के प्रयोग और जटिल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की पत्नी को चांदी का टेबल दर्पण भेंट किया, और ये दर्पण राजस्थान के शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। दर्पण में चांदी पर फूलों और मोर की आकृति हाथ से उकेरी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बच्चों को भी विशेष उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के बेटे विवेक वेंस को लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट उपहार में दिया। भारत की विशेष लकड़ी से बना यह खिलौना रचनात्मकता, विरासत और पर्यावरण के अनुकूल शिल्प कौशल का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंस के बेटे इवान ब्लेन वेंस को भारतीय लोक चित्रकला पर आधारित जिगसॉ पहेली उपहार में दी।
ये पहेली विभिन्न लोक चित्रकला शैलियों को प्रदर्शित करती है, जिसमें पश्चिम बंगाल की कालीघाट पाट पेंटिंग, संथाल जनजाति द्वारा बनाई गई संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग शामिल है। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंस की बेटी मिराबेल रोज वेंस को लकड़ी का वर्णमाला सेट भेंट किया है और ये पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी का वर्णमाला सेट एक टिकाऊ, सुरक्षित और आकर्षक शिक्षण उपकरण है जो संज्ञानात्मकता क्षमताओं को बढ़ाता है। फ्रांस में स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर संस्थान में वैसे तो कई देशों के लोग काम करते हैं। भारतीय मूल की कई महिलाएं भी इस संस्थान में बतौर विशेषज्ञ कई पदों पर काम करते हैं। दूरदर्शन संवाददाता जेसिका तनेजा ने इन महिलाओं से खास बातचीत की। देखिए। ITER, we have very important contribution from India, particularly the women, engineers and physicists. Let's talk to them and understand about their work and how crucial is their work in terms of contribution to this massive project. Tell us about your work. I am a mechanical engineer and over here I'm a postdoctoral researcher. I'm basically supporting the diagnostic division in heat and imaging department. Anything related to measurement of the plasma, the wall of the plasma, we do it. Thank you. And what about you? What does your work entail? How does your day go about? What do you do? I'm working in construction site management department, and in there I'm a ITER project associate supporting the construction and site management activities, whatever is happening in the constructions, all the informations we are managing inside the construction department. I work in the nuclear safety division as a nuclear safety oversight associate. My work is basically to review the documents design related to nuclear safety from different domestic agencies, whether it is from the USA or the Russia or the Japan, whatsoever design they are working on. My work is to review them. I work on dispersion interferometer, which is a diagnostics to measure plasma density. So plasma density is means like when we try to achieve fusion, the fusion triple product is very important. How is it? How is the work environment, and how do you make it? How does your day progress? So basically, initially when I came, I thought it's going to be challenging. But then when you start working and interacting with the people, like everyone is welcoming and everybody is ready to share with you the knowledge. And you don't have any shame in going and asking any simple doubt. You can just go and ask. Being a construction site management person, it is like in construction, it's not easy. It's a very complex. As it seems, it is. There are so many different mindsets are working together. But yes, as there are a lot of support we are getting, a lot of information exchange we are doing day to day. We are learning a lot and we are quite motivated to contribute in this project success. Well, definitely every one of us, all the Indians feel home away from home. But yes, we have a small community here. We celebrate Diwali, Holi together. And even we celebrate different festivals of other countries. Important project, an important contribution from these women who are trying to make a mark and aim for nothing but success. This is Jessica Taneja with video journalist Rajesh Sharma for DD India in France. और वहीं अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर के डायरेक्टर जनरल के श्रीराम ने कहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से भारत को काफी लाभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई वर्षों से रासायनिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। दूरदर्शन संवाददाता जेसिका ने ITER के डायरेक्टर जनरल के श्रीराम से खास बातचीत की। देखिए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सालों से इस प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, एम्फेसिस दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और जिसमें भारतीय और भारतीयों का और भारतीय कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रधानमंत्री के विजिट से सभी को जो है और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस स्थित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर सुविधा केंद्र का दौरा किया। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर संस्थान में काम करने वाले इंद्रजीत से बात की दूरदर्शन संवाददाता जेसिका ने। इंद्र जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद।
अपने काम के बारे में बताएं और कितने साल से आप यहाँ पे हैं? मैं न्यूक्लियर सेफ्टी इंजीनियर हूँ यहाँ पे। मेरा मेन रोल है टू टेक केयर ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एस्पेक्ट। सो बेसिकली डे टू डे का मेरा काम यही रहता है दैट वी इवैल्यूएट सेफ्टी के क्या एस्पेक्ट हैं, एक्सीडेंट के क्या सिनेरियोज हैं, आप उनको कैसे मिटिगेट करते हैं, मेनली टेक्निकल पार्ट। उसके साथ साथ मैं ईटर में कम्युनिकेशंस में काफ़ी काम करता हूँ और साथ साथ में विमेन इन फ्यूजन को हमने शुरू किया है टू प्रमोट विमेन पार्टिसिपेशन इन फ्यूजन एज वेल एज इन ईटर। इंडिया की तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देखते हैं जो ईटर को एक तरीके से एक लिफ्ट देगा? किस प्रकार का महत्वपूर्ण कार्य जो है ईटर में इंडिया की तरफ से देखा जाएगा? इंडिया इस वक्त 2047 विकसित भारत के सपने देख रहा है। उसके लिए टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप की ज़रूरत है। तो ईटर में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है या जो फ्यूजन एनर्जी है, फ्यूजन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, वो एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और अगर आप किसी भी तरह लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप या दुनिया में लीडरशिप चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि आप ईटर से और ईटर का पार्ट रह के इस तरीके का नॉलेज गेन करें, क्योंकि ईटर एक साथ में से एक मेंबर है और सारी नॉलेज शेयर करेगा। ग्लोबली पूरी दुनिया में फ्यूजन कमर्शियल होने जा रहा है, हर कोई उसकी बात कर रहा है, उसको करने के नए नए तरीके कर रहा है। इनफैक्ट फाइनेंस भी अब फ्यूजन को प्रमोट करना चाह रहा है। तो वहाँ पे ये यंग जनरेशन बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लेती है कि जो फ्यूजन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है वहाँ पे इंडिया भी मेंबर है, सो दे गेट इंस्पायर्ड बाय दैट एंड दे विल बी द फ्यूचर हु विल लीड द फ्यूजन इन द कंट्री। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के सीईओ डॉक्टर मुकेश अघी से विशेष बातचीत की। ये संगठन व्यापार को बढ़ावा देने और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए अमेरिका और भारत में बिजनेस लीडर्स और सरकार के साथ व्यापक रूप से काम करता है। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने यहां वॉशिंगटन डीसी में पहुंचेंगे, क्यों अहम है ये मुलाकात, क्यों इतनी जल्दी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिल रहे हैं, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मुकेश आगी हैं। क्यों अहम है, किन मायनों में अहम है ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की और ये जो मुलाकात होगी ट्रंप और मोदी के बीच में? अमेरिका और इंडिया की रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रांग है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं क्योंकि वो ट्रंप से नेक्स्ट 4 साल का एजेंडा तय करेंगे। इस एजेंडे में ये लोग जियोपॉलिटिकल बात करेंगे, ये लोग इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ये लोग टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे और ये लोग ट्रेड पे बात करेंगे। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान किया उससे दुनिया भर के देश चिंतित हैं। क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्या है कि जो टैरिफ है वो एक नेगोशिएशन स्टाइल है और इंडिया का फिर देखेंगे तो इंडिया ने काफी टैरिफ नीचे कम कर दिए हैं जो यूएस से आते हैं। तो इसमें इंडिया को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वरी कि ट्रंप के टैरिफ आएंगे इंडिया पे। क्या H1B वीजा या इमिग्रेशन के बड़े मुद्दे को लेके कहीं मतभेद हैं? आप देखिएगा कि अमेरिका जो देश बना है वो इमिग्रेंट से बना है और वो सब लीगल इमिग्रेंट्स हैं। हमारे पास यहाँ पर करीबन 16 मिलियन इलीगल हैंगे, पर क्या है कि उसमें करीबन 700-800 जो हजार इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो कोर्ट्स के प्रोसेस में जा चुके हैं। तो जो इंडिया में आए थे इलीगल इमिग्रेंट्स जो भेजे गए थे, जो बेसिकली हैंडकफ्स और शैकल्स में भेजे गए थे, वो सारे इलीगल थे और कोर्ट्स ने कन्विक्ट करा था। लीगल इमिग्रेशन अमेरिका में चलेगी बिकॉज that's how the nation has been made into a great nation. ये मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मजबूती देगी और वहां से शुरू करेगी जहां पर उनकी पहली टर्म में जिस तरह के रिश्ते थे भारत और अमेरिका के बीच में।
कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और पीएम मोदी अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका की यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ये उनकी पहली मुलाकात होगी। यात्रा से जुड़े एजेंडे में मजबूत भारत अमेरिका वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण करना इसमें शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जब मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रूज पर उतरेंगे तो वे उन पहले वैश्विक नेताओं में से एक होंगे जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में मुलाकात करेंगे। यह प्रारंभिक बैठक दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नई दिशा देने के संकेत देती है। At the invitation of the President of the United States of America, Prime Minister Shri Narendra Modi will pay an official working visit to the United States on 12th and 13th of February. Prime Minister would be amongst the first few world leaders to visit the United States following the inauguration of President Trump. The Prime Minister has been invited to visit the US within barely 3 weeks of the new administration taking office. Shows the importance of the India-US partnership and is also reflective of the bipartisan support that this partnership enjoys in the United States. पीएम मोदी और ट्रंप के बीच होने वाली बातचीत में रक्षा, व्यापार, शुल्क और निवेश पर फोकस होगा। अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का ऐलान कर दिया। हालांकि इसका सबसे ज्यादा असर इस वक्त चीन पे देखा जा रहा है, पर इसको लेकर दुनिया भर में और भारत में भी चिंता शुरू हो गई। गुरुवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति ट्रंप को मिलने यहां वॉशिंगटन डीसी आएंगे तो उनकी वार्ता का यह अहम बिंदु रहेगा। दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे के हितों का ख्याल रखते हुए कैसे ट्रेड और इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका दोनों के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 में द्विपक्षीय व्यापार 118 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें भारत के पक्ष में लगभग 32 बिलियन डॉलर का व्यापार सरप्लस था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने के मुद्दे भी वॉशिंगटन में चर्चा का केंद्र होंगे। संभावित रक्षा सौदों में स्ट्राइकर सैन्य वाहन और जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों की खरीद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहां व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तब व्यापार और इमिग्रेशन के अलावा फोकस होगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर भी। किस तरीके से भारत और अमेरिका ग्लोबल और इंडो पैसिफिक में एक साथ बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। मेरे सहयोगी अमृतपाल सिंह और शुभम के साथ शुभेंदु घोष, डीडी न्यूज, वॉशिंगटन डीसी। और सिख दंगे के एक और केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट 18 फरवरी को सजा सुनाएगी और इस मामले में 40 साल बाद फैसला आया है। यह केस 1984 सिख विरोधी दंगों के दौरान सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा है। 40 साल बाद सिख समुदाय को न्याय दिलाते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। ये मामला सरस्वती विहार क्षेत्र में 2 सिखों की हत्या से जुड़ा हुआ है। अब 18 फरवरी को कोर्ट सजा सुनाएगी। कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को फैसला सुनाने के लिए तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेश किया गया। This is a case involving the murder of Jaswant Singh and his son Tarandeep Singh. Now this case was closed by the police. It was reopened after this Modi government appointed SIT in 2015. इस फैसले पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के साथ ही बीजेपी ने भी कोर्ट और केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि 40 साल पहले सिखों के साथ जो जुल्म हुआ था उसमें अब इंसाफ की झलक नजर आ रही है। 40 साल से इंसाफ मांग रहे थे और ये कहीं ना कहीं वो जो जख्म है उनके ऊपर मलहम लगाने का काम जो आज होगा, ये इसके लिए मैं जज साहब का, कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ। और मैं साथ में देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूँ। The pain of many Sikhs have found relief by sentencing the culprits of 1984 riots
I must thank courts and especially our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who have restarted all these cases that has been shut by Congress government, especially the Gandhi families. इस फैसले पर पीड़ित परिवार के लोगों ने भी संतोष व्यक्त किया और कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। लड़ाई लड़ते 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 कोर्टों के चक्कर लगाते लगाते हमारे जूते घिस गए। आज हमें सज्जन कुमार को दोषी करार किया है कोर्ट ने और फरवरी में जल्दी ही 18 फरवरी को उनको सजा होगी। गौरतलब है कि ये मामला 1 नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या से जुड़ा हुआ है। पंजाबी बाग थाने में शुरू में केस दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में एक एसआईटी ने जांच का जिम्मा संभाला था। इस मामले में 16 दिसंबर 2021 को कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया था। इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उन्हें हिंसा कराने और दंगा भड़काने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। फिलहाल सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। सज्जन कुमार के खिलाफ दंगा, हत्या और डकैती के आरोप में तत्कालीन आईपीसी की धारा 147, 149, 148, 302, 308, 323, 395, 397, 427, 436 और 440 के तहत केस दर्ज किया गया था। विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं दिल्ली से आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान इस समय फरार हैं और पुलिस उनकी 3 राज्यों में तलाश कर रही है। उन्होंने पहले दावा किया था कि उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है, लेकिन पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया। पुलिस ने उनके घर पर दूसरा नोटिस भी चिपकाया है। अमानतुल्लाह खान की पुलिस से तकरार, विधायक जी फरार, कब होंगे गिरफ्तार? अमानतुल्लाह खान का अपराधियों से मेल, विधायकी की शपथ से पहले जाएंगे जेल। दिल्ली के ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच की जॉइंट टीम उनकी तलाशी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जल्द ही खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए, अभी जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशन इस एस्पेक्ट पे चल रही है। जब इसमें कोई जिससे कांटेक्ट हो पाएगा, जब इसमें आगे की जांच हो पाएगी, पूछताछ हो पाएगी, तभी इन सब पहलुओं पे खुलासा हो पाएगा। जी, उनको नोटिस दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर में अपराध शाखा के ऑपरेशन में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने अपराधी शहबाज खान को पकड़ने के लिए जामिया क्षेत्र में छापेमारी की थी, लेकिन विधायक अमानतुल्लाह खान की मदद से अपराधी शहबाज खान भागने में सफल रहा। पुलिस का आरोप है कि खान और उसके समर्थकों ने जानबूझकर पुलिस के काम में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणाम स्वरूप अपराधी फरार हो गया। ये भी आरोप लगा है कि आप नेता और उसके समर्थकों ने पुलिस पर हमला भी किया। अमानतुल्लाह खान पर दर्ज की गई एफआईआर में धारा 221, 132 और 121 ए सहित संबंधित बीएनएस धाराओं का हवाला दिया गया है। भाजपा इस मामले में अमानतुल्लाह खान के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोल रही है। आपराधिक चरित्र के आदमी हैं, पहले भी उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं जहां बार बार वो कानून के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ये उनको महंगा पड़ने वाला है। आपदा पार्टी आज भगोड़ों, कानून तोड़ने वालों, धोखाधड़ी, जालसाजी, भ्रष्टाचार करने वालों की शरण स्थली बन चुकी है। पुलिस पूछताछ करने के लिए उन्हें ट्रेस कर रही है। सोमवार शाम को जब पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंची तो अमानतुल्लाह खान अपने घर पर नहीं मिले। हालांकि अमानतुल्लाह खान ने बुधवार को फरार होने की बात से इनकार करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस उन्हें एक झूठे मामले में फंसा रही है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को लिखे एक ईमेल में दावा किया गया है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में ही हैं और फरार नहीं हैं। हालांकि पुलिस की ओर से पत्र मिलने की पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह खान ने भाजपा के मनीष चौधरी को 23,639 मतों से हराया है। वैसे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ लगभग 26 मामले दर्ज हैं। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड में कथित गड़बड़ी को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड के बैंक खातों में वित्तीय गड़बड़ी, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों में किराएदारी का निर्माण,
वाहनों की खरीद में भ्रष्टाचार और दिल्ली वक्फ बोर्ड में सेवा नियमों में उल्लंघन करते हुए 33 लोगों की अवैध नियुक्ति का भी आरोप है। इसके अलावा 19 फरवरी 2018 को केजरीवाल के घर पर हुई एक मीटिंग के दौरान मुख्य सचिव अंशु प्रकाश पर हमले के मामले में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को भी दोषी पाया था। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ इन्हीं 26 मामलों को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस अमानतुल्लाह खान पर मकोका लगाने की तैयारी कर रही है। अभी देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और उनसे पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है। मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां कोर्ट ने उनकी जानकारी मांगी है। तो कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों के बच्चों की जानकारी मांगी गई है। दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ा सारा ब्यौरा 10 दिन में याचिकाकर्ता कोर्ट को सौंपे, ये बात कही गई है। और साथ ही जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि जहां तक शिक्षा का सवाल है, सभी बच्चों को पढ़ाई का मौका मिलना चाहिए। तो तमाम बिंदुओं पर यहां पर उसको देखकर फिर ये बात यहां पर रखी गई है। याचिकाकर्ता की मांग पर विचार करने के लिए कोर्ट के पास रोहिंग्या शरणार्थियों से जुड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं ने महास्नान किया। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही परंपरा, श्रद्धा और आस्था के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी। दिव्य महाकुंभ का ये नजारा भारतीय आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए देश भर से आए श्रद्धालु आस्था और श्रद्धा के सागर में डूबे नजर आए। दिव्य महाकुंभ में 31वें दिन बुधवार को माघ पूर्णिमा का महास्नान हुआ। श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त से ही परंपरा, श्रद्धा और आस्था के साथ त्रिवेणी में पवित्र स्नान किए। महाकुंभ की शुरुआत से अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और श्रद्धालु भी इंतजामों से संतुष्ट नजर आए। आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर संगम घाट पर जो चित्र आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको शब्दों में बयां करना आसान नहीं होगा। लोग देश विदेश प्रत्येक कोने से यहाँ आ रहे हैं इस अमृत पान को करने के लिए। चलकर आते हैं मां त्रिवेणी की गोद में। ऐसा नजारा यहाँ संगम घाट पर देखने को मिल रहा है। मेला क्षेत्र की व्यवस्था पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने सुबह 4 बजे सीसीटीवी से निगरानी की। मुख्यमंत्री योगी का अधिकारियों को स्पष्ट आदेश है कि मेला क्षेत्र और प्रयागराज शहर में किसी भी स्नानार्थी, श्रद्धालु, कल्पवासी या आम नागरिक को कोई भी असुविधा न हो। भीड़ के प्रबंधन को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई। हम लोग पूरे रेडी हैं और हमारा भीड़ नियंत्रण काफ़ी अच्छा है। सुबह से कोई भी ऐसा प्रेशर पॉइंट कहीं भी भीड़ का नहीं बना है जिसे मैनेज करने में कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा हो। महाकुंभ को लेकर रेल मंत्रालय ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वॉर रूम से प्रयागराज जंक्शन और दूसरे स्टेशनों से चलाई जा रही महाकुंभ गाड़ियों के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। महाकुंभ का ये 5वां प्रमुख स्नान था और आज से ही कल्पवासी भी वापस लौटने लगे हैं। अब 26 तारीख को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन होगा। ब्यूरो इनपुट के साथ विकास सिंह, अश्विनी मिश्रा और सुयश शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है।
अमेरिकी चिप मेकिंग टूल्स निर्माता लैम रिसर्च देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में बिना चिप के आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने चिप निर्माण में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं, जिससे भारत भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके और अब इनका असर भी दिखने को मिलने लगा है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। अमेरिकी चिप मेकिंग टूल्स निर्माता लैम रिसर्च देश में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है। इस बात की घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर करते हुए कहा कि हमारे सेमीकंडक्टर सफर में एक और मील का पत्थर। लैम रिसर्च ने भारत में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के बड़े निवेश की घोषणा की है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सेमीकंडक्टर विजन में बड़े विश्वास को दिखाता है। लैम रिसर्च कॉर्प वेफर फैब्रिकेशन उपकरण का निर्माता और आपूर्ति करता है। कंपनी सेमीकंडक्टर प्रोसेसिंग सिस्टम का डिजाइन, निर्माण, नवीनीकरण, विपणन और सेवा करती है, जिसका उपयोग एकीकृत सर्किट के निर्माण में किया जाता है। ये पतली फिल्म, प्लाज्मा नक्काशी और गीली प्रसंस्करण तकनीक और उत्पाद प्रदान करता है। कंपनी पावर डिवाइस, एनालॉग और मिश्रित सिग्नल, ट्रांसड्यूसर और सेंसर, पैकेजिंग, मेमोरी, पैटर्निंग, इंटरकनेक्ट और ट्रांजिस्टर समाधान प्रदान करती है। लैम कई ब्रांड नामों से काम करती है। ये सेमीकंडक्टर फाउंड्री, मेमोरी और एकीकृत डिवाइस निर्माताओं, पावर सेमीकंडक्टर, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस सहित विभिन्न बाजारों में काम करती है। कंपनी का संचालन अमेरिका, एशिया और यूरोप में फैला हुआ है और लैम का मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के फ्रीमोंट में है। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण रहा है कि भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। पीएम मोदी ने सितंबर 2024 में ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेमीकॉन इंडिया के उद्घाटन पर देश के विजन को स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हमारा सपना है कि दुनिया के हर डिवाइस में एक भारतीय निर्मित चिप हो। भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने के लिए 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर और मदद कर रही है। भारत की नीतियों के कारण ही बहुत कम समय में 1.5 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में भारत में हो चुके हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का वर्तमान मूल्यांकन $150 बिलियन से अधिक है। प्रधानमंत्री ने देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक बढ़ाने और इस दशक के अंत तक 6 मिलियन नौकरियों का सृजन करने का एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया। पीएम मोदी ने देश में ही 100% इलेक्ट्रॉनिक निर्माण, सेमीकंडक्टर चिप्स और तैयार उत्पाद दोनों बनाने का भी लक्ष्य रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ग्रेटर नोएडा में भारत टेक्स 2025 शुरू हो चुका है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत के इस वैश्विक कपड़ा व्यापार मेले का उद्घाटन किया। ग्रेटर नोएडा में शुरू हो चुका है भारत का सबसे बड़ा वैश्विक टेक्सटाइल महाकुंभ भारत टेक्स 2025। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 14 से 17 फरवरी और उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 12 से 15 फरवरी तक आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में एक नए ट्रेंड से लेकर आधुनिक और पारंपरिक परिधानों की देशी और विदेशी श्रृंखला देखी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मेक इन इंडिया के तहत सभी कपड़ा निर्माता कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहीं लगाने का आह्वान किया। जो इंडस्ट्री यहां आएंगे, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं, ये गाड़ी छूट जाएगी क्योंकि बायर यहां है तो मशीन बनना भी यहीं होगा। ये भारत का थंब रूल है। हमने कहा है आत्मनिर्भर भारत में, चाहे मशीनरी के हों, चाहे केमिकल के हों,
आप इसी धरती पर आए और यहीं प्रोडक्शन करें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शीर्ष नीति निर्माताओं, सीईओ, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, डिजाइनरों और मास्टर शिल्पकारों को आकर्षित करना है। 60 विभिन्न नॉलेज सेशन होंगे। विश्व भर के 5000 से अधिक प्रदर्शकों, 110 से अधिक देशों के 6000 विदेशी खरीदारों और 1,20,000 से अधिक आगंतुकों के आने की संभावना है। वस्त्र मंत्रालय ने टेक्सटाइल का मार्केट $350 बिलियन और $100 बिलियन टेक्सटाइल उत्पादनों और संबंधित सामानों के एक्सपोर्ट का रखा है। भारत सरकार ने इंडस्ट्री के साथ मिलकर के जो हम एक रोड मैप बनाया है कि अभी $176 बिलियन का टेक्सटाइल मार्केट है, उसमें सारे समाहित हैं, हैंडीक्राफ्ट से लेकर के। हम इसे $350 बिलियन पर इस मार्केट को ले जाएंगे। भारत का वैश्विक कपड़ा व्यापार मेला कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पादों तक की संपूर्ण श्रृंखला को शामिल करते हुए एक प्रमुख कपड़ा निर्माण केंद्र के रूप में भारत की शक्ति को प्रदर्शित करेगा। डॉक्टर चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। आयुष मंत्रालय और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और इस समझौते के तहत बुजुर्गों के स्वास्थ्य देखभाल के साथ साथ नशा मुक्ति के लिए एकीकृत प्रयास किया जाएगा। बुजुर्गों को वैकल्पिक चिकित्सा की तरफ प्रेरित करने के साथ ही योग करने के लिए जागरूक किया जाएगा। साथ ही जो लोग नशे के शिकार हो रहे हैं उनको मुख्य धारा में कैसे शामिल किया जाए, इस पर भी जोर रहेगा। आयु बढ़ने के उपरांत कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अच्छा होना आवश्यक है। इसके लिए स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बेहद जरूरी है। जिस तरह से हमने साझेदारी हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक संगठन, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, ब्रह्म कुमारीज हो, एस्कॉन हो या अन्य हमारे ऐसे आध्यात्मिक हमारे संगठन हैं, उनको हमने एक तरह से जोड़ने का काम किया है। युवाओं की भूमिका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रही है। जब एक अच्छे युवा, मुझे लगता है कि प्रेरित करने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका एक असर अलग पड़ता है। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को स्वतंत्रता सेनानी रमानाथ खैरा रचित काव्य प्रवासिता प्रिया के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया और इस मौके पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश PKS बघेल भी मौजूद रहे। गडकरी ने इस मौके पर कहा कि रामायण और गीता जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथों का दर्शन दुनिया को सदैव उज्ज्वलित करता रहेगा। ये पुराना इतिहास इसलिए महत्व का होता है कि भूतकाल का इतिहास वर्तमान काल में उसका अध्ययन करने से भविष्य में हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसकी प्रेरणा मिलती है। और इसलिए ये जो पुराना रामायण और महाभारत, ये जो हमारा इतिहास है, उसमें विशेष रूप से छोटी छोटी बातों से हमारे व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में जो मूल्य थे, जिस प्रकार के चाल चलन व्यवहार और चरित्र था प्रभु रामचंद्र जी का, और उस समय के कठिन परिस्थिति में संयमित वर्तन था और जनता के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व था, वह एक एक बात आदर्श थी, एब्सोल्यूट थी। और मध्य प्रदेश में 24 से 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को नई दिल्ली में समिट के कर्टेन रेजर कार्यक्रम में शामिल हुए और जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट और विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 चर्चा की और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने का आमंत्रण दिया। हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी से खास बातचीत में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस समिट से मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बड़े प्रस्ताव मिले हैं। उम्मीद है कि इससे मध्य प्रदेश के विकास को नई दिशा मिलेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। सर, इन्वेस्टर समिट होने जा रही है मध्य प्रदेश में, प्रधानमंत्री आने वाले हैं, क्या तैयारियां की गई है?
विस्तार से हमने सारी बातें बताई है। 24 और 25 को हमारे सभी प्रकार के सेक्टर के लिए बड़े पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां की गई और मैं मान के चलता हूं कि 40 से ज़्यादा देशों के कई प्रकार के उद्योगपति हमारे इस बीच में व्यापार व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की जो पॉलिसियाँ हैं उस पॉलिसियों का आकर्षण अपने आप में ऐसा है कि बड़े पैमाने पर लोग जुड़ना चाहते हैं। आपने लगातार बैठकें की हैं, लगातार आप विदेश यात्राओं पर भी गए हैं, किस तरह के प्रस्ताव आए हैं? आपको क्या लगता है कितना इन्वेस्टमेंट आ सकता है मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री की सभी संभावना है, खासकर माइनिंग से लगा करके MSME, हैवी इंडस्ट्री, एनर्जी, टूरिज्म, फूड इंडस्ट्री, सभी प्रकार के, इसलिए सभी प्रकार के निवेशक बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। तो पहले भी इंडस्ट्री समिट हो चुकी है, ये कितनी अलग होगी, क्या खास होगा? देखिए, हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की है, तो हमने अपने प्रदेश के अंदर 1 लाख एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक का जो अलग अलग डेस्टिनेशन के साथ विस्तार से चर्चाएं हुई है, तो कई सारे लोग तो तभी आकर्षित हुए और ये बात धीरे धीरे करके ग्लोबली भी लोगों तक फैली है। इसी का कारण है कि जमाका जैसे देश के वहाँ के उद्योग मंत्री स्वयं हमारे यहाँ इस समिट में शामिल होने आ रहे हैं, तो विश्व के परिदृश्य में हमारी बातों की जानकारी हुई है और लोग हमारी नीतियों से आकर्षित होकर के वैश्विक रूप से व्यापार के साझा भागीदार बनने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये जो समिट है अलग होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करेंगे। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया है। ये मुकदमा राज्यपाल पर ही हाल ही में लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के मद्देनजर उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर किया गया था। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ द्वारा मुकदमे को सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बातचीत की जानकारी दी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव, एनर्जी, AI, डॉलर सहित कई अन्य विषयों पर चर्चा हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखे एक पोस्ट में पुतिन के साथ लंबी और सार्थक फोन कॉल की जानकारी साझा की। उन्होंने लिखा कि वो और पुतिन यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत शुरू करने पर सहमत हुए हैं। हम एक साथ मिलकर काम करेंगे। हम दोनों ने अपने राष्ट्रों के महान इतिहास और इस तथ्य पर विचार किया कि हमने द्वितीय विश्व युद्ध में एक साथ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी। हमने याद किया कि रूस ने लाखों लोगों को खो दिया और हमने भी इसी तरह बहुतों को खो दिया। हम दोनों ने अपने अपने राष्ट्रों की ताकत और एक साथ काम करने से होने वाले लाभ के बारे में बात की। हम रूस यूक्रेन युद्ध में होने वाली लाखों मौतों को रोकना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने मेरे आदर्श वाक्य कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया। हम दोनों इसमें बहुत दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हम एक दूसरे के राष्ट्रों का दौरा करने सहित बहुत निकटता से मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम अपनी अपनी टीमों के बीच तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए भी सहमत हुए हैं। हम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बातचीत की जानकारी देने के लिए कॉल करके शुरुआत करेंगे। मेरी टीम के लोग वार्ता का नेतृत्व करेंगे। मुझे लगता है कि ये वार्ता सफल होगी। और उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने संत रविदास जयंती के अवसर पर दिल्ली में संत रविदास मंदिर जाकर माथा टेका। इस अवसर पर भारी संख्या में संत रविदास को मानने वाले श्रद्धालु मौजूद थे। नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने इस अवसर पर कहा कि संत रविदास सभी के लिए प्रेरणा है और इसी आधार पर ही दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। सभी को भगवान रविदास महाराज की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान रविदास महाराज जी ने जो समरसता, एकता, सद्भावना का जो एक मैसेज दिया है, जो शिक्षा दी है, उसी को आत्मसात कर कर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित होकर भाजपा की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में विकास का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भाग लिया और इस दौरान उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और परीक्षा के दौरान तनाव को कम करने पर बात की। स्ट्रेस फील करना बहुत ही नेचुरल चीज़ है। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हाउ वी हैंडल द स्ट्रेस आई थिंक इज द इम्पॉर्टेंट थिंग।
आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम्स, एग्ज़ाम के रिजल्ट्स हो या एग्ज़ाम की जो प्रेपरेशन है. पेशेंस is an extremely important virtue. I think you can only do what is in your control. हम prepare कर सकते हैं, we can sleep well, we can hydrate well, हम exercise करेंगे, हम meditation करेंगे. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अनचाहे वाणिज्यिक संचार के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण को और मजबूत करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक वरीयता विनियम 2018 में संशोधन किया है. संशोधन का मुख्य उद्देश्य दूरसंचार संसाधन के दुरुपयोग के उभरते तरीकों को रोकना है. साथ ही उपभोक्ताओं के लिए वाणिज्यिक संचार पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक पारदर्शी बनाना है. नए नियमों के तहत उपभोक्ता अब अपंजीकृत प्रेषकों द्वारा भेजे गए स्पैम कॉल और संदेशों के खिलाफ शिकायत कर सकेंगे. स्पैमर्स अनचाहे वाणिज्यिक संचार भेजने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का प्रावधान भी किया गया है. ट्राई ने एक्सेस प्रदाताओं को इन नए नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. साथ ही उल्लंघनकर्ताओं की पहचान करने और उन्हें ब्लॉक करने के लिए सक्रिय कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं. देश में महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए खुशखबरी है. महंगाई दर में गिरावट देखी गई है और जनवरी में खुदरा महंगाई दर में ये गिरावट नजर आई है. तो इस वक्त साफ तौर पर जो खुशखबरी है वो निकलकर सामने आई है, क्योंकि खुदरा महंगाई दर जो है वो 4.31% पर रही है. तो लगातार हम देख रहे हैं कि जो खुशखबरी है वो निकलकर सामने आ रही है. ऐसे में खुदरा महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर पर है और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो नीतियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसको लेकर ये काफ़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है. दिसंबर में ये 5.22% थी और जिसके बाद अब ये एक और बड़ी राहत की खबर आम लोगों के लिए, जनमानस के लिए निकलकर सामने आई है. महंगाई में गिरावट की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी को देखा जा रहा है और यही वजह है जो तमाम नीतियां बनी उसके जरिए लगातार हम देख रहे हैं कि जनवरी में खाद्य महंगाई दर 6.02% पर काबिज रही. और आइए अब एक नजर डालते हैं देश की अन्य खबरों पर. श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बुधवार को लखनऊ के पीजीआई में निधन हो गया है. आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया. उन्हें गुरुवार दोपहर 12 बजे जल समाधि दी जाएगी. राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन किया. साथ ही अयोध्या के प्रमुख संत और गणमान्य लोग भी लगातार दर्शनार्थ आवास पर पहुंचे. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2025 के मौके पर विभिन्न देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की. इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गाम्बिया के रक्षा मंत्री सेरेंग मोडोंजी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में समिति ने सहकारिता मंत्रालय सहकारी समितियों को सशक्त करने के लिए शुरू की गई पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की. बैठक में समिति के सदस्यों ने देश में सहकारी समितियों का सशक्तिकरण करने संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव दिए. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से मुफ्त सुविधाओं की घोषणा पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि लोग इनके चलते काम नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें मुफ्त में राशन और पैसा मिल रहा है. जस्टिस गवई ने कहा कि मुफ्त राशन और पैसा देने की बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए ताकि वे देश के विकास के लिए योगदान दे सकें. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र समूह ने संसद भवन परिसर का दौरा किया. साथ ही हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्रों के प्रतिनिधि मंडल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की. इस प्रतिनिधि मंडल में 16 देशों की प्रसिद्ध कंपनियों के 110 सीईओ, मालिक और संस्थापक शामिल थे. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू ने आम चुनाव 2024 एक एटलस का अनावरण किया, जिसमें डेटा, मानचित्रों और तालिकाओं के माध्यम से प्रमुख चुनाव अंतर्दृष्टि और विश्लेषण प्रदर्शित किया गया. चुनाव आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव प्रक्रिया पर आधारित एक फिल्म भी प्रदर्शित की.
और खेल की खबरों की बात करें तो भारत ने इंग्लैंड के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले को 142 रनों से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया। भारत द्वारा मिले 357 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम 214 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड के लिए टॉम बेंटन ने सबसे अधिक 38 रन बनाए और बेन टेकेट ने 34 रन पर वो आउट हुए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान भारतीय टीम ने 356 रन बनाए। मैच में भारतीय टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। पिछले मुकाबले में 119 रनों की पारी खेलने वाले रोहित शर्मा 1 रन पर आउट हो गए और इसके बाद पारी को संभालते हुए विराट कोहली 52 रन बनाकर आउट हुए। भारत को तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। वहीं गिल ने 14 चौकों और 3 छक्के की मदद से 112 रन बनाए। श्रेयस अय्यर के रूप में उन्हें आदिल रशीद ने फिल सॉल्ट के हाथों कैच कराया। वो 64 गेंदों में 78 रनों की दमदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे। श्रेयस अय्यर ने 78 रनों की दमदार पारी खेली। हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर आउट हुए, जबकि अक्षर पटेल 13 रन और केएल राहुल ने 40 रन बनाए। सीरीज में अब तक खेले गए 2 मैचों में जीत हासिल करने वाली टीम इंडिया के पास 2-0 की अजय बढ़त है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।